चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को हरा नहीं सकता कोई भी, लेकिन जब दूसरा गुर्जर खड़ा हो गया तो वोटें कटना स्वाभाविक था। एनआईटी के जो बड़े बड़े नेता थे वो साइड हो चुके थे, उनको ये लगने लगा था कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब मंत्री जी से मैंने कहा मेरा भाई है छोटा, उसने दोनों हम गए, मैंने कहा जी हम हमारे ऊपर विश्वास है, उनका विश्वास है, मैंने कहा एनआईटी हमारे ऊपर छोड़ दिया। मैंने उसके बाद एक रैली करी और मंत्री जी ने जब स्टेज पे कह दिया था भाई ये दोनों भाई मेरे दाएं और बाएं हाथ हैं। बनने के बाद पहली सैलरी कितनी है? सैलरी तो एक्चुअल में 40-45 है, लेकिन सारे मिला मिलू के तकरीबन 1.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। सच में ही है? सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए सच में ही है। अच्छा, इस पॉडकास्ट में हम जो भी बात करेंगे वो अनफिल्टर रहेगी और सच रहेगी। नीरज शर्मा कह रहे हैं विकास कराने के लिए उन्होंने तो चप्पल तक त्याग दी, कपड़े त्याग दिए। और बहुत बढ़िया डाउन कर लेते हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं है, इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है उनका, मतलब डाउन करने का। विपक्ष सतीश फागना पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी कर एनआईटी जीत ली। बिल्कुल, वोट चोरी इस तरह से होती है जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिलों में बैठने का काम कर रही है। जब गार्ड आया पहली बार तो इलेक्शन में भी मिल गया था, मुझे शर्म आती थी गार्ड में ले जाते हुए। 8th में ही मैं नेशनल खेल आया था, अंडर 16। उन्होंने मुझे सह संयोजक प्रदेश में बना दिया, संत व डेरा विभाग का। सतीश फागना अपने चुनाव के दौरान मुस्लिम धर्म के पास वोट मांगने नहीं गए। जब वोट ही नहीं मिलेंगे वहाँ जाने से फायदा क्या? सच इलाज कर देते हो आप? इलाज भी कर देता हूँ क्योंकि सारे गुण है। एक जेई था बिजली बोर्ड का, मैंने फोन करा उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4, आधे पौने घंटे बाद फोन आया, आपको मेरे को पर्सनल फोन पे नहीं करना था। एनआईटी को लेके आगे की क्या प्लानिंग है आप? देखो मेरा सपना ये है, लोगों में मैंने देखा कॉलोनियों में से ना बेग बेग के सेक्टरों में जा रहे थे, जब से मेरा काम देखा लोगों का जो है ना पलायन बंद हो गया। तो सनातनी विधायक वाला जो टैग लगा है, सनातनी, हमारा देश ही सनातनी है, शुरू से सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सारे आप भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी। विपक्ष में आपका सबसे पक्का दोस्त कौन है? जिन पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो वो साथ खड़े नहीं मिले। मेरा पुराना साथी है मुकेश डागर। देखिए, नेता अक्सर कुर्सी से जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे नेता है जिनकी पहचान कुर्सी से नहीं बल्कि मिट्टी से होती है। और आपको बताऊं, वो नेता जो आज हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही चुनाव जीत गए। वो भी ऐसे नेता को हराया जिनके पिता मंत्री रहे। पंडित शिवचरण लाल शर्मा के बेटे एनआईटी से पूर्व विधायक नीरज शर्मा को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। और वही है आज के हमारे गेस्ट पॉडकास्ट विद दीपा राणा में। वेलकम है एनआईटी से बीजेपी विधायक सतीश फागना जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम सवाल करेंगे राजनीति से। सवाल करेंगे कि कैसे एक खिलाड़ी, नेशनल चैंपियन राजनीति में आए, पहली बार कदम रखा, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही चौके छक्के लगा दिए। पहले से प्लानिंग थी? आपको क्या लगता है, ये आपका लक है कि मेहनत? देखो, लक तो होता ही है और मेहनत भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फादर राजनीति में रहे और एक सिंपल परिवार से, एक मीडियम फैमिली से हम बिलोंग करते हैं शुरू से ही। और कभी भी हमारे परिवार के ऊपर कोई आज तक कोई ऐसा लांछन नहीं लगा जिससे कि भाई कोई बदनामी हो या कुछ हो, क्योंकि हम धरती से जुड़े हुए हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं। जनता की जो भी कोई दुख तकलीफ होती है उसको दूर करने में हम विश्वास रखते हैं। मेरे फादर 94 में चुनाव लड़े, उससे पहले सर्व कर्मचारी संघ के लीडर रहे। कर्मचारी कम्प्लेक्स होती थी पहले, नगर निगम बनी 90 में, तो 94 में इलेक्शन हुए थे। तो नगर निगम बनने के 4 साल बाद इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन चुनाव लड़ा और वो जीते भी। और जीतने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर भी बने वो, और 3 महीने के लिए मेयर भी बने थे। तो मैं 94 से ही उनके साथ मैंने इंजीनियरिंग करी है, सिविल से इंजीनियर भी हूँ। और उससे पहले जब पढ़ाई के टाइम में स्पोर्ट्स में भी था, मैं नेशनल खेल के आया था। मेरे बाद मेरा छोटा भाई था, एशियाड प्लेयर था, रविंदर फागना के नाम से। स्टेडियम में
उनके नाम से जिम भी है और ग्राउंड का नाम भी रविंद्र फागना एथलेटिक ग्राउंड नाहर सिंह स्टेडियम के अंदर सरकार ने रखा था उस टाइम। उसकी डेथ हो गई थी 95 में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, एशियाड का वो ट्रेनिंग करके आ रहे थे। तो इस तरीका से पूरा परिवार मेरा जो है हमेशा सेवा में रहा। मेरा तीसरे नंबर का भाई है कविंदर चौधरी, उसकी मिसिज जो है पार्षद रही पीछे, और वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर, मेरा दायां हाथ है वो, उससे छोटा धर्मेंद्र वो बायां हाथ है, दोनों मेरे साथ जो है ना हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। उससे पहले पिताजी के, जब पिताजी राजनीति कर रहे थे तो हम लोग जो है उनके कंधे से कंधे मिला के उनका साथ दे रहे थे, और बीच में कहीं पर भी ऐसा एहसास नहीं होने देते परिवार वाले दखल देते हैं, ऐसा हमारे परिवार में कतई भी नहीं है। तो मेरा परिवार एक सिंपल और साधारण परिवार है। इसी तरह से हम जो है आगे अपना राजनीति में, राजनीति क्या अपना सेवा में है, राजनीति दुनिया करती है, हम सेवा करते हैं। तो 94 में जब पिताजी बने उसके बाद एक बार इलेक्शन, उसके बाद इलेक्शन भी हारे, पार्षद का चुनाव भी हारे, लेकिन पार्टी से टिकट भी मांग रहे थे हम पहले, तो टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार टिकट हमने नहीं मांगी। हम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ हमेशा जो है ना उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके पहले इलेक्शन से हम उनके साथ रहे। तो मेरे तो गुरु भी हैं। जब मेरे पिताजी की डेथ से पहले तकरीबन 6 महीने पहले एक प्रोग्राम था, तो मेरे पिताजी ने कृष्णपाल, उनको एहसास नहीं था पर ये कुदरत करवाती है कई बार, तो कृष्णपाल गुर्जर जी से ये कहा, भाई ये मैं दोनों बेटे तेरी गोदी में रख के जा रहा हूं, अब तो इनके साथ कुछ भी करियो, और ये बच्चे तेरा साथ जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। तो हमने वही किया, और हम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, और जब भी उनका आदेश सर्वमान्य रहा। पिताजी नहीं रहे तो हमने तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को पिताजी मान रखा अपने, वो पिता तुल्य है मेरे, और मेरे गुरु जी भी हैं। जब टिकट वाली बात आई थी तो मैं जब प्रचार कर रहा था इलेक्शन के, एमपी के इलेक्शन में भी, अब भी हालांकि 2014 से, और उनमें जब भी हर बार जो है NIT विधानसभा में हमने पूरा रोल अदा किया है, और हर गली गली घर घर जाके जो वोट मांगे उनके लिए, लेकिन कभी भी ये नहीं करा। अब उन्होंने, जैसे हम टिकट मांगते थे, नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी कभी भी, और माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ हम लगे रहे बीजेपी के अंदर। लोग ये भी कहते हैं राजनीतिक गलियारों में कि सतीश फागना जी ने मंत्रियों को फाइनेंस भी किया, वो उनके फाइनेंसर भी रहे। नहीं, फाइनेंसर मैं कभी नहीं रहा जी। ये तो ये जैसे गाँव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ भाई, कई बार जो है ना भाई कोई चीज जैसे अच्छे लगते हैं, जैसे उसमें माला पहरा दी, वो कर दी है, फाइनेंस वाली बात नहीं है। ऐसा फाइनेंसर कभी नहीं रहे, उनके सपोर्टर जरूर रहे हैं हम। अच्छा, आपके गुरु हैं कृष्णपाल गुर्जर, आपने बताया जिस तरीके से। आपने पहली बार चुनाव लड़ा NIT विधानसभा से, लग रहा था कि जीत जाओगे, या ये पूरा माहौल तब बदला जब योगी आदित्यनाथ की यहाँ रैली हुई? मैं बता रहा हूँ ना, MP के इलेक्शन में, इलेक्शन इस बार थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, लेकिन हमें नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारा दिल मान रहा था चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को हरा नहीं सकता कोई भी। लेकिन जब दूसरा गुर्जर खड़ा हो गया तो वोटें कटना स्वाभाविक था। तो लेकिन जब मेरे से एक दिन बात हुई, मंत्री जी ने कहा, भाई बताओ NIT में, NIT के जो बड़े बड़े नेता थे वो साइड हो चुके थे। उनको ये लगने लगा था कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब मंत्री जी से मैंने कहा, मेरा भाई है छोटा, उसने, दोनों हम गए, मैंने कहा जी हमारे ऊपर विश्वास है, उनका विश्वास है, मैंने कहा NIT हमारे ऊपर छोड़ दो आप। मैंने उसके बाद एक रैली करी, कम से कम उसमें 15-20 हजार आदमी था, और मंत्री जी का दिल ऐसे गदगद हो गया, भाई ऐसी रैली। उन्होंने कहा, ये तो मैं सोच रहा था पार्षद की रैली करोगे, ये तो विधानसभा की रैली है। उसके बाद हमारे एरिया का माहौल बदल गया उस रैली से, और मंत्री जी ने जब ये स्टेज पे कह दिया था, भाई ये दोनों भाई मेरे दाएं और बाएं हाथ हैं। तो फिर उसके बाद जब MP इसमें सरकार बन गई केंद्र में, तो यहाँ पर तो मैंने उसी के बाद से ही जितने एरिया का सारा वो था, मंत्री जी ने मेरे को सौंप दिया, भाई तू अपना लोगों के काम करवा। मैंने लोगों जो है ना गलियों की फाइलें बनवानी चालू कर दी, अब सर भी मानने लगे। तो उनको कुछ एहसास हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरी बात को टालते नहीं थे, क्योंकि मेरा पुराना संबंध भी है नगर निगम वाले अफसरों से भी। तो मैंने जब डोर टू डोर का कार्यक्रम रखा,
और मैंने सिर्फ एक ही बात कही, बस बीजेपी के कैंडिडेट जिताना अगर विकास करवाना, क्योंकि पिछले 10 साल से विकास नहीं हो रहा था और खून भरे आंसू लोग बाग जो ना ऐसे मतलब रो रहे थे लोग, आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा था, वो कह रहे हैं, नीरज शर्मा कह रहे हैं विकास कराने के लिए उन्होंने तो चप्पल तक त्याग दी, कपड़े त्याग दिए। हाँ, सिर्फ त्यागा था उन्होंने, मैं मानता हूँ। उन्होंने अपना भेष भी बदला था, कफन भी पहरा था, जूते भी उतार देते थे, वो कुछ भी कर लेते थे, लेकिन उनकी होड़ हमसे नहीं हो पाती। उन्होंने ढोंग करने का उनको सारे तरीके हैं और बहुत बढ़िया ढोंग कर लेते हैं। उनका रिकॉर्ड नहीं है, इसी बहुत अच्छा सिस्टम है उनका, मतलब ढोंग करने का। और कभी तो बस में शुरू में बने, मैं जो है ना कभी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, और हमारे मूलचंद शर्मा जी उस टाइम जो है परिवहन मंत्रालय था उन पे, उन्होंने कहा यार हमारा एमएलए जाएगा तो एक बस भी स्पेशल चंडीगढ़ के लिए लगवाई। लेकिन एक दिन सिर्फ फोटो खिंचवा के कभी नहीं गया, फिर कह रहा मैं गार्ड नहीं लूंगा। उसके बाद पूरे परिवार के पास गार्ड आ गए। ये क्या मतलब हुआ भाई? और काम के लिए उन्होंने 20 करोड़ की एक कोई बता रहा था उसमें कि भाई शोर मचाना करना, उनको ये लग रहा है शोर मचाने से ही जो है ना तेरे को वोट मिल जाएंगे। लेकिन आप उन पर ढोंग का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सतीश फागना पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी कर एनआईटी जीत ली। बिल्कुल, वोट चोरी इस तरह से होती है जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिलों में बैठने का काम कर रही है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोगों को दिलों में बैठे हैं। यही वोट चोरी होती है और वैसे थोड़ी है। अच्छा, आपने गार्ड की बात की, आपने गाड़ियों की बात की। पहली बार आपके घर में से, हालांकि फादर साहब सीनियर डिप्टी मेयर रहे, लीडर रहे यूनियन के हरियाणा लेवल पर, लेकिन पहली बार परिवार में से विधायक का चुनाव आपने लड़ा और पहली बार आप बीजेपी की सीट पर टिकट पर जीत गए। तो विधायक बनने के बाद परिवार में क्या माहौल था? जिंदगी क्या बदल गई? क्या लग्जरियस लाइफ आ गई? नहीं, गार्ड, लाल बत्ती नहीं। मुझे जब गार्ड आया पहली बार तो इलेक्शन में भी मिल गया था, मुझे शर्म आती थी गार्ड को ले जाते हुए। देखे मैंने कभी लेके नहीं गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार गार्ड साथ चल रहा, लेकिन मजबूरी होती है कि भाई प्रोटोकॉल के अनुसार एक गार्ड साथ चलता ही चलता है। और लेकिन फिर भी हमने उसको समझौता करते हुए, हमारे परिवार में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई पता नहीं तुम एमएलए बन गए या कुछ। हमारे बच्चे भी सिंपल है, मेरे भाई दोनों सिंपल है, मेरे माता पिता सिंपल रहे, मेरे परिवार में कुछ है, मेरा जो ग्रुप है वो भी सारा ऐसा ही है। अच्छा, मेरे इलेक्शन के अंदर जितने चौधरी टाइप के आदमी थे, जैसे 17 गांव हैं, 15 सरपंच हैं, सिर्फ 3 सरपंच मेरे साथ थे, बाकी खिलाफ थे। ऐसे पार्षदों में 8 पार्षद थे, एक तो खुद ही थे, छोटे भाई की मिसेज जी, और 2 पार्षद और लगे, 5 खिलाफ थे। चौधरी टाइप के आदमी खिलाफ हो, उनको लग रहा कांग्रेस आ रही है, डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन जनता मेरे साथ थी, क्योंकि हमारे संबंध गलियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर हम शुरू से रह रहे। हमारे फादर 78 से कॉलोनियों के उसमें यहीं रहते थे, यहीं अपना जो है ना धंधा पानी भी वहीं सारा। तो लोगों में हर गली के अंदर 5 घर ऐसे हैं जो हमारे पारिवारिक संबंध है। नहीं, आज तक जब भी पहले शुरू में लड़े 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ जिसको टिकट मिली वो 34-35 हजार वोट ले पाया। उसके बाद दोबारा से दूसरी पार्टी का एक इनेलो का था, उसको टिकट दी बीजेपी ने, वो भी 50,000 से ऊपर नहीं ले पाया। और जीत भी उनकी 2900, 2950 के आसपास। तो आपकी जीत की वजह आपके जो व्यवहार है वो आप मानते हो? मेरी पूरी टीम, आपकी टीम, मेरी पूरी टीम की मेहनत है, पूरा एक हमारा। अरे सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ पूरी बीजेपी, मेरे गांव ने बहुत साथ दिया। मेरा गांव बटखल में आता है और मेरा घर भी बटखल में ही है, लेकिन हमारा हमेशा शुरू से धंधे पानी या जहाँ से भी अपने किराए विराए का खेत भी मेरे एनआईटी में पड़ते हैं। अच्छा। शुरू से ही। तो विधायक बनने के बाद कितनी बदली जिंदगी? मुझे तो मतलब सिंपल जैसे था वैसे चल रहा हूँ। कुछ नहीं बदला? मेरे कुछ नहीं बदला, सही में, क्योंकि मेरी शुरू से ही ऐसी हैबिट थी, वही हैबिट अब चल रही है। अब इतना ही हो गया भाई, पब्लिक ज्यादा आती है
तो पब्लिक का जो है ना काम करने में मैं विश्वास रखता हूँ। जैसे कहते हैं ना फाइलें जमा करनी, मैं फाइलें जमा नहीं करता, लोगों का जो भी आता तुरंत फोन करता हूँ और उनमें कोशिश ये रहती है 70-80% लोगों के काम होते हैं। अच्छा, जब मैंने बोला कि विधायक साहब आ रहे हैं, फागना जी के साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट है, तो लोगों ने कहा एक सवाल हमारा जरूर पूछना कि पहली बार विधायक बने, विधायक बनने के बाद पहली सैलरी कितनी है? बस सैलरी तो एक्चुअल में 40-45 है, लेकिन सारे मिला मिलू के तकरीबन 1.5 लाख रुपए बन जाती है। अच्छा, वैसे जो बेसिक सैलरी होती है वो 40-45 हजार। तो मिला मिलू के कैसे बनती है? मिला के मतलब जैसे ये अपना भाई किराया भाड़ा इधर उधर से जो जैसे मिलते हैं, जैसे वहाँ अटेंड करते हैं अपना हमारे विधायक अपना कमेटी की मीटिंग होती है उसमें मिलता है। तो अब किराया जैसे यहाँ से जाते हैं तो तेल का पैसा मिलता है, सारा मिला के जो है ना टोटल टीए सारा, तो ये हमारा इतना बन गया। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान काम करता है एक आम आदमी, तो उसे इन तेल के पैसे ये सब चीजों के लिए पर्चियां लगानी पड़ती है, विधायकों को भी लगानी पड़ती है, खुद ब खुद ही आ जाता है? नहीं, वो पर्चियां नहीं लगाते इसमें, उसमें फिक्स है उनका। भाई किलोमीटर के हिसाब से उनको पता है भाई ये फरीदाबाद 300 किलोमीटर है हमारा, तो 300 के हिसाब से वो बिल दे देते हैं। और उसके बाद जैसे कोई नजदीक है तो उनका नजदीक का है, इस तरह से। अच्छा, नेताओं को तो सैलरी का कोई इंतजार होता नहीं होगा वैसे? मेरे को तो होता है। आपकी सैलरी किस तारीख को आती है? मेरी 1-2 तारीख में आ जाती है। 1-2 तारीख। आपको भी इंतजार रहता है? बिल्कुल रहता है। सच में ही, यहाँ सिर्फ बोलने के लिए? नहीं, बोलने के लिए, सच में ही है। अच्छा, इस पॉडकास्ट में हम जो भी बात करेंगे वो अनफिल्टर रहेगी और सच रहेगी। हाँ। तो एक और सवाल जो मैंने बताया अपनी टीम को भी कि विधायक साहब बास्केटबॉल के नेशनल चैंपियन रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं, तो ये इन सब चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इसलिए राजनीति में आ गए, या पहले से फादर साहब राजनीति में आए थे, उन्होंने बोला कि बेटा राजनीति में जाओ आगे? देखो, एक्चुअल में क्या है, आजादी के बाद मेरे दादा 20 साल सरपंच रहे गांव भांकरी के और निर्विरोध रहे। उससे पहले, आजादी से पहले मेरे परदादा गांव के सरपंच रहे। ये सच्चाई है। और उसके बाद जब फादर बने तो वो कर्मचारी थे, उन्होंने 165 रुपए की नौकरी उनको मिली थी पहली बार, चुंगी पे लगे थे। जब उनके 10-12 साल हो गए तो उनके ऐसे भाई पक्के हो गए वैसे, तो यूनियन उसमें आगे थे। तो यूनियन बाजपुर हरियाणा की कर्मचारी जो नगर पालिकाएं थी उनको इकट्ठा करके एक यूनियन बनाई नगर पालिकाओं की। उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ जितने भी सरकारी कर्मचारी वो थे डिपार्टमेंट, उनकी एक यूनियन बनाई। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे पिताजी हमारे। फिर जो पार्षद का चुनाव लड़ा तो पार्षद का चुनाव भी वो जी। उससे पहले गांव के अंदर 82 में सरपंची का इलेक्शन लड़ा पिताजी ने, लेकिन वो सरपंची के इलेक्शन हार गए थे। आप कैसे सिविल इंजीनियर की तरफ चले गए फिर? देखो, मैं जब यहाँ पर शहर में आ गए थे हम 83 में, और हम विद्यानिकेतन में मेरा एडमिशन करा दिया था। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, मतलब इतना टॉपर भी नहीं थे, डल थे, मीडियम थे हम, ठीक ठाक अपना काम चल रहा था। तो जब 8th में थे, 7th में, तो हमारे डीपी साहब आए, उनके बास्केटबॉल की टीम बनानी है, नए बच्चे। उस टाइम क्लास में मेरी उस टाइम के हिसाब से हाइट ठीक थी। मेरा दोस्त बैठा, ये भी साथ में ही, राजू योगेंद्र सिंह, ये भी साथ थे, और तकरीबन 7-8 बच्चे उन्होंने छाटे। तो अब उन्होंने जैसे अपना शूटिंग वूटिंग करवाई, वहाँ खिलाया, तो मेरा गेम उनको ठीक लगा। तो मेरा जो है 8th में ही मैं नेशनल खेल आया था, अंडर 16। आपको यारों का यार भी कहा जाता है। कौन से आपके वो दोस्त हैं, यार हैं जो अभी तक आपके साथ हैं? देखो, मेरे बचपन के साथी जितने भी मेरे साथ पढ़े हैं वो सारे ही मैक्सिमम मेरे साथ हैं आज भी। और ये जैसे मेरे दोस्त हैं राजू योगेंद्र जी, मेरे साथ आज भी आपके साथ 6th से मेरे साथ हैं, 6ठी से। उससे पहले भी कई बच्चे ऐसे हैं जो नर्सरी यूकेजी से मेरे साथ थे, वो भी मेरे साथ हैं आज। मेरे इलेक्शन में तभी फागना साहब को यारों का यार कहा जाता है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो फाइनल में था, तो घर वालों ने जो ना हमारे देहात में जल्दी कर दे, मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। किस उम्र में हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी हो गई थी जी 18 साल का होने के बाद, 19वीं में लगा था। तब तो आपको समझ भी नहीं होगी ज्यादा।
तब अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? देखो हमारे देहात में जल्दी कर देते हैं, तो माँ बाप का ही जो कुछ है, माँ बाप को ही के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे बिरादरी के अंदर जैसे माँ बाप चाहते हैं वैसे ही होता है। तो फिर अब राजनीतिक की शुरुआत हो गई। मेरी कॉलेज के टाइम से ही हुई एक्चुअल में। तो कॉलेज के टाइम पे शादी? कॉलेज में जो ना, जब शादी उससे पहले सेकंड ईयर में था, तो वहाँ मेरी आदत थी, जितने ग्रुप थे ना वहाँ, चाहे एक सोनीपत का ग्रुप था, एक रोहतक का ग्रुप था, एक गुड़गांव का अलग था, रेवाड़ी का अलग था, महेंद्रगढ़ का और फरीदाबाद का, मेरी सब में पैठ थी। एक ग्रुप था मेरठ का, मेरठ के त्यागी थे वो, तो बहुत बढ़िया उनसे जो मेरे संबंध थे। तो उसके बाद मेरे जो ना दोस्ती झज्जर में भी होगी, झज्जर में वहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे भी होगी। तो सेकंड ईयर में ही मुझे वहाँ प्रधान बना दिया गया। अच्छा। कॉलेज का प्रेसिडेंट बना दिया मुझे। वहीं से राजनीति शुरू? राजनीति मेरी वहीं से चालू हुई है। और फिर उसके बाद राजनीति अब विधायक की कुर्सी तक लेकर आ गई। अब देखो, सारे मैंने हमेशा जो है जनता के सेवा में लगा रहा, मेरे पे ज्यादा वैसी पोस्ट रही नहीं कभी भी। अब बीजेपी के अंदर भी मैं जो है अपना ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर भी रहा मैं, नहीं सीएम विंडो का, सीएम विंडो मेंबर रहा, और जिले में कार्यकारिणी सदस्य रहा। और जब नायब सिंह सैनी जी बने तो उनसे जो ना मेरे ठीक थे संबंध, तो उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बने प्रदेश के, तो उन्होंने मुझे सह संयोजक प्रदेश में बना दिया, संत व डेरा विभाग का। अच्छा। नया ही था। हाँ। तो संत व डेरा विभाग, जिससे मेरे पीछे जो सनातनी लगा सनातनी लग गया। अच्छा, यहीं से वो सनातनी लगा? यहीं से सनातनी। ये सनातनी नेता आपके नाम के साथ जुड़ा। फिर आपके एनआईटी क्षेत्र में जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो उनकी बड़ी रैली हुई, बड़ा शोर हुआ उस रैली का, दूर दूर तक आवाजें गई। वहीं से वो नारा निकला, बटोगे तो कटोगे। उससे और ज्यादा सार्थक हो गया आपका सनातनी होना। एक्चुअल में तो योगी के आने के बाद ज्यादा फेमस हुआ सनातनी। ये बटोगे तो कटोगे जब आपने वहां सुना एकदम स्टेज पर, पहली बार आपको क्या लगा कि ये आपके लिए पॉजिटिव जाने वाला है नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव तो जब मेरे से ना डिमांड, मेरे से पूछा गया भाई आप किसको बुलाना चाहते हो? हाँ। मैंने पहला नाम दिया, मैंने कहा जी आदित्यनाथ योगी जी को। क्यों? एक धामी जी को, एक तिवारी जी को, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर जो है अपना पूर्वांचल, उत्तराखंड और हमारे जैसे बिहार से हैं, ये लोग ज्यादा हैं। इसी तरह से जो हो जाए उत्तराखंड के बहुत लोग हैं मेरे यहाँ। और फिर तिवारी जी को बुलाने का ये था भाई बिहार से लोग जैसे बहुत ज्यादा हैं। तो इन तीनों नेताओं को, फिर चौथे मेरे जो हो ना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की रैली हुई, इन्होंने भी जो है वहाँ बहुत अच्छा मेरे पॉजिटिव गया। तो मेरे तीनों मेरे कहने से ही जो है बुला लिए। और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे आदरणीय नेताजी हैं, उन्होंने तो जो है ना कहीं पर भी पॉइंट मेरे लिए वो नहीं छोड़ा, क्योंकि असल में तो टिकट भी उन्होंने ही दी है मुझे। बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या? बटोगे कटोगे राजनीति में जो है ना, अगर बहुत लोग मतलब निकालते हैं, उनका मतलब ये था भाई आप इकट्ठे चलोगे तो कामयाब रहोगे। अगर बटोगे मतलब आप बिखर के चलोगे तो आपकी पार्टी जीतेगी नहीं, ये मतलब है। और लोगों ने क्या मतलब निकाला? मैं नहीं बता सकता, और मुझे नहीं पता क्या निकाला, लेकिन जैसे बताते हैं कुछ भी है, अपना कुछ भी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। अच्छा, उसके बाद ये भी बातें आई राजनीतिक गलियारों में, आम गलियों में भी, कि नेताजी जो उस वक्त आप प्रत्याशी थे, विधानसभा पद के प्रत्याशी, विधायक पद के प्रत्याशी, कि वो वोट मांगने भी एक वर्ग के पास जा ही नहीं रही है, एक धर्म के पास वो वोट ही नहीं मांग रहे हैं जाकर। देखो उस टाइम माहौल ऐसा था, एक तो समय कम मिला था मुझे, और फिर 6 इलेक्शन मैंने देखे हैं। 6ठा इलेक्शन था मेरा ये, जो मैंने बिल्कुल नजदीकी से देखा। पूरे 5 साल सेवा, एक वर्ग पूरा 5 साल सेवा करवाता हो, उसके बाद जब समय आता है तो वो वही के वहीं चले जाते हैं। अब समय कम था मेरे पास, मैंने कहा टाइम बर्बाद करके क्यों मैं बेकार टाइम बर्बाद क्यों करूं, इसलिए मैं वहां नहीं गया। मुझे तो पता वोट नहीं मिलनी। तो ये आरोप सच है कि सतीश फागना अपने चुनाव के दौरान मुस्लिम धर्म के पास वोट मांगने नहीं गए? मुस्लिम एक वर्ग का, आपने मुस्लिम वर्ग की बात नहीं है। वहां जब वोट ही नहीं मिलेंगे वहां जाने से फायदा क्या है? अगर वो वोट दे के दिखाएं उसके बाद काम। अब मैंने इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद सबको बुलाया, मैंने ये भी कहा आप वोट दो या मत दो, काम तो करवाओ।
मैंने उनकी सबसे लिस्ट मांगी है और सीएम अनाउंसमेंट में सारा, जब सीएम को बुलाया था मैंने, तो मैंने उसके अंदर रखा है सारी सबके मुद्दे उठा। हर गांव में मैं बराबर का काम करवा रहा हूँ, बगैर भेदभाव के करवा रहा हूँ। आपने कहा कि उनकी वोट तो मिलनी नहीं थी, वैसे भी उनकी वोट जा कहाँ रही है फिर आपके क्षेत्र में? कांग्रेस की जाती है ज्यादातर, कांग्रेस या चौटाला के ऐसी जाती है। अच्छा, पॉलिटिक्स में पार्टी देखी जाती है या कैंडिडेट देखा जाता है? देखो, सब चीज देखी जाती, कैंडिडेट भी देखा जाता है। अब मेरे से पहले तो हवा थी उस टाइम, तो इस बार तो हवा भी नहीं थी। इस बार तो ये लहर थी कि कांग्रेस जीत रही है, इस बार तो हवा भी नहीं थी। तो इसका मतलब कैंडिडेट भी देखा जाता है। बिना हवा के छक्के लगा दिए। हाँ, और वो भी जितनी पोलिंग हुआ है, पोलिंग टोटल पोलिंग का 50% में मैं, 50 में सारे, जिसमें 2 पूर्व विधायक भी हैं। अच्छा, आपके दोस्तों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि सतीश फागना का जो व्यवहार है वो बचपन से वो है कि एक चीज पर अगर अड़ जाते हैं तो वो करके छोड़ते हैं, बाकी वो है बड़े सादगी किस्म के इंसान, उनका व्यवहार बड़ा सादगी वाला है, लेकिन अगर अगला उन्हें गोली देने की कोशिश करे तो वो इलाज बांध देते हैं। ये उन्होंने बताया। मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी। पहले आप ये बताइए, जो उन्होंने कहा सच है कि नहीं? ये सच है। सच है? इलाज कर देते हो आप? इलाज भी कर देता हूँ, किसका इलाज किया? सारे गुण है मेरे। एक जेई था बिजली बोर्ड का, मैंने फोन करा उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मैं भी थोड़ा जिद्दी टाइप को, जब तक ना उठा मैं करता रहता हूँ, नहीं तो 1 बार फोन करके छोड़ देते हैं। उसने फोन नहीं उठाया। जब मैंने छोड़ दिया, फिर आधे पौने घंटे बाद फोन आया, आपको मेरे को पर्सनल फोन पे नहीं करना था। अच्छा। मैंने यार कमाल कर दिए, पर्सनल फोन जब पब्लिक की दिक्कत आएगी, पर्सनल हो, जब मेरे पास नंबर हो उसी पे तो करूंगा। उसने ये बात कही, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास में जिंदगी में फोन नहीं करूंगा। मैं अब 1 सप्ताह में उसका ट्रांसफर कर दिया। और सिरसा मैंने कहा था सिरसा से कम नहीं जाएगा तू। और तो ये भी कहता था जो होगा जो मर्जी कर लो, मतलब इस तरीका की बात उसने करी। जेई विशेष वर्ग से था। तो मैंने उसको जब फेंका तो यहाँ सिफारिश करने के लिए कम से कम 8-10 गांवों के लोगों को ले आया मेरे पास। अब मेरे पैरों में पड़ने लगा। एक ने मुझे बताया, मेरे पिताजी के दोस्त थे फतेहपुर तगा से, ब्लॉक समिति के मेंबर होते थे उस टाइम। उन्होंने कहा तेरे पापा ने लगाया है इसको। मैंने मेरे पापा ने लगाया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी का मतलब उसने कहा भाई फोन इस पे नहीं, पर्सनल पे नहीं करना चाहिए, आपको सरकारी फोन पे करना चाहिए। बदतमीजी तो होगी वो। मतलब जो इस तरीका के, अभी आप ये सोच लो, मेरे पापा ने अपने टाइम में कम से कम 350-400 लड़के सरकारी नौकरी पे लगाए थे, जिनमें से वो भी एक था। तो उसको अब यही आप लगा लो, जो नौकरी मिलने के बाद मेरा नहीं हुआ, मेरे इलेक्शन में मेरे साथ नहीं लगा, तो उस वर्क में क्या है? क्या नाम था जेई का? बता दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो एहसास किया उसने, फिर मैंने उन लोगों के कहने पर उसको फिर पलवल करवाया। अच्छा, फिर भी ज्यादा दूर नहीं भेजा, पास ही भेजा। अच्छा, आपकी एक वीडियो देखी मैंने, आप एसडीओ से कह रहे हैं उस वीडियो में कि एनआईटी छोड़ दो, मैं दुखी हो गया हूँ तुमसे। वो क्या था? एफएमडीए का था। शुरू में मेरे एरिया में बड़ी लाइनें, एक तो 72 इंच की लाइन थी सीवर की, उसके बाद 48 इंच की है। जो 48 इंच की है 72 इंच की बड़ी लाइनें, उसको एफएमडीए साफ करता है सीवर को। उस एसडीओ से कह के, वो एसडीओ भी विशेष वर्ग का था। ये विशेष वर्ग है क्या? अब पता नहीं हो तो जो है ना, आप समझ लो जो भी है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही। हाँ। ये विशेष वर्ग है, हम तो क्यों एक धर्म के लिए विशेष वर्ग? क्योंकि जब आप बताओ ना, जब मैं कह रहा हूँ इस बात पे, जब काम करने वाली बात आती, काम क्यों नहीं करते हो? तो फिर खुल के क्यों हमने तो नहीं कहा उनमें। तो उसके बाद मैंने उसको फोन करा, जी आज हो जाएगा, आज लग जाएगा, मेरे 8 घंटा काम कर रहे हैं। उससे पहले मैंने जेई से पूछा, जी 4 घंटा काम कर रहे हैं। अब मैं वहां जाकर देख रहा हूँ कार्यकर्ता भेज रहे, तो काम नहीं हो रहा था। मेरे एरिया में सारे में पानी भरा हुआ था। जब मैं जीतने के बाद मैंने सबसे ज्यादा ध्यान पीने के पानी पर, पानी की निकासी पे दिया। मेरे पूरी विधानसभा में जब मैं इलेक्शन में घूमा तो सारे में पानी होता था गलियों के अंदर। एक लाइन ऐसी थी जो हमारी एनआईटी का पानी 72 इंच में जाता है,
वो 72 इंच की जो गौची ड्रेन में जाती है, वहां पर एक STP लगाया हुआ है इसमें अपना प्रतापगढ़ में जी। तो उस लाइन को मैंने सफाई करवाने में अभी 1 साल लग गया, अभी रह रही है। अब मैं वहाँ इसी वजह से जो है ना, मेरे अंदर मैं बैठा नहीं जाता, रात को भी मैं कभी भी उठ कर चल देता हूँ अगर कहीं काम चल रहा होता है, तो मेरी हैबिट है। उसके बाद फिर 48 इंच की लाइन को सफाई करवाई, ऐसे सफाई कर दी जैसे बिल्कुल उन्होंने वीडियो से दिखाया बाकायदा, जैसे बर्तन मांज देते हैं ना, इस तरीका से। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ वो 5 साल से पहले भरेंगी भी नहीं। और आज की तारीख में पूरे एरिया में चले जाओ, 60 फुट पर अगर कहीं पानी भर रहा है, अगर कहीं भी पानी भर रहा है तो वहां जरूर काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी रुका हुआ है। NIT को लेकर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मेरे अभी पीछे मैंने एक वो लगाई थी विधानसभा में, CM साहब को भी एप्लीकेशन दी थी। मेरी पूरी विधानसभा में DPR तैयार हो रही है, और DPR तैयार हो रही है सीवर लाइन की, क्योंकि पहले जो लाइनें डली हुई थी यही नॉलेज नहीं थी कि भाई पानी आगे बड़ी लाइन डाल दी 12 इंच की, उसके बाद 8 इंच की, तो 12 इंच वाला पानी 8 में कैसे चला जाएगा, तो उनको मैं चेंज करवाऊंगा। नहीं, मैंने ये भी देखा है कि इस चीज पे बारीकी से आप खुद भी देखते हो, वहाँ पर अपना इंजीनियर वाला दिमाग भी लगा लेते हो आप। यही है ना, जब जो उनकी पकड़ में मैं आता नहीं हूँ। जो JEE SDO नहीं दे पाते वो आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे पाते। लेकिन जो मेरे पास टीम है मेरे एरिया की, अब जो टीम है मेरे पास, वो ऐसी टीम है, पीछे वो 10 JEE थे HKRN में लगे थे, उनको हटा दिया गया था। तो मुझे वो JEE ठीक लगे थे काम करने वाले, तो मैं उन सबको बचा के ले आया। मुख्यमंत्री ने मेरे कहने पे उनको सबको बहाल कर दिया। अब वो लोग एहसान मान रहे हैं, मैंने कहा एहसान मत मानो, काम करो, कोई तुम्हें दिक्कत आए तो मुझे बताओ। मेरा सपना यही है, देखो मेरा सपना ये है, लोगों में मैंने देखा कॉलोनियों में से ना बेग बेग के सेक्टरों में जा रहे थे, जब से मेरा काम देखा लोगों का जो है ना पलायन बंद हो गया है, और टैंकरों के जो जगह जगह ड्रम रखे हुए थे, अब जो है 20-25% ड्रम रह गए सिर्फ, और टैंकरों के ऊपर लगा दिया फॉर सेल उन्होंने, क्योंकि जब पानी नहीं बिक रहा तो हम क्या करेंगे इसको। और मैं पानी के लिए जब मैंने आग्रह किया चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने 2 लाइन दी हमें, एक 77 करोड़ की जो 25 सेक्टर आ रही है पीने के पानी की, एक लाइन है 251 करोड़ की जो मैंने बाजड़ी में 5 एकड़ जमीन नगर निगम से FMDA को दिलवाई, वहाँ बहुत बड़ा टैंक बन रहा है। तो जब वो पानी आएगा मेरे एरिया में, उसको तो तकरीबन 2 साल लगेंगे अभी बाजड़ी वाले, ये इसमें तकरीबन जो है ना 2-3 महीने में ये हमारा ये पानी चल जाएगा। और मैंने 4 MLD पानी बढ़ाने का भी काम करवाया है। पहले हमारा जो NIT में पानी आता था वो रुक जाता था पहले, मैंने अपने हिस्सा का पानी ले लिया है, कुछ ट्यूबवेल भी लगवा के और ये पानी बढ़ाने का भी काम करा। तो तकरीबन पूरी विधानसभा में इस बार मेरे गर्मियों में दिक्कत नहीं आई, लेकिन ट्यूबवेल लगाने का भी काम कर रहे हैं। केवल मीठा पानी नहीं होता है तो खारा पानी भी काम आता है। तो जगह जगह हर वार्ड में 15 से लेकर 40-45 ट्यूबवेल तक हम लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कम से कम अगर पानी पीने का अगर वो नहीं आता रेनीवाल का, तो इस ट्यूबवेल वाले पानी से हम करेंगे। दूसरा एक काम और कर रहे हैं हम, जो पुराने ट्यूबवेल हैं उनमें हम वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज कर रहे हैं उनको, जिसमें आसपास के 5-7-10 घरों का पानी जो छत का बारिशों में आता है वो वेस्ट चला जाता है। उसमें हम पाइप लगवा के लोगों से रिक्वेस्ट करके वहाँ एक हौदी बना के उसके अंदर छेद करके उसके पाइप में जो ट्यूबवेल बंद हो चुका है, डेड हो चुका है, उसको वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज कर रहे हैं। मैंने 2-3 जगह एक्सपीरियंस किया है, संजय कॉलोनी में भी करा है। जब वहाँ हमने नया ट्यूबवेल लगाया तो उसके अंदर मीठा पानी निकला है। ये सिर्फ यही कारण है, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग का जो है इसमें जरूर करें। ऐसी मैंने 3 नंबर में भी शुरुआत करी थी, तो वहाँ जो ट्यूबवेल खत्म हो जाता है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में यूज करते हैं हम, ताकि वेस्ट ना जाए। ये तमाम प्लान है आपके। हाँ जी। अच्छा, राजनीति में एक आरोप लगता है हर नेता पर कि जब चुनाव आते हैं तब तो नेताजी आते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, जब चुनाव चले जाता है तब वो गायब हो जाते हैं। ये आरोप आप पर भी लगता है? मेरे पर तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अभी तक जो ना आराम करने वाली बात ही नहीं करी। मैं तो सुबह लोग मेरे पास 6-6:30 बजे आ जाते हैं, और रात को मैं तकरीबन जो ना 11-12 तो बजते ही हैं सोने में।
और पूरा दिन पब्लिक में अब भी ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इतने प्रोग्राम मिलते हैं मुझे, इतने उद्घाटन तो डेली होते हैं, इतनी फाइलें 256 फाइलें मैंने इसमें बनवाई, क्या नाम है, एमएलए के और पार्षद के इलेक्शन के बीच में। उसके बाद मैंने जब मेरे पार्षद जीत गए तो उनकी ड्यूटी लगा दी, बैठना नहीं है आपको, आपको नगर निगम में 2 घंटे लगाने हैं। और जेईओ की ड्यूटी लगा दी, जो ये बताएं पार्षद मेरे, सबकी फाइलें बनानी है। 177 फाइल और बना दी। एक साल में 400 करोड़ का काम करवाना एक मायने रखता है। और पूरे एरिया के अंदर दिख भी रहा, लोग कह रहे हैं काम हो रहा है, और पब्लिक के बीच में रहते हैं हम। छुट्टी होती है आपकी किसी दिन की? छुट्टी कभी नहीं होती। छुट्टी लेना चाहते हो ना? मांगते हो छुट्टी कभी? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी पीछे आया, कल की बात है, मैं आया, मेरा पोते हैं 2, एक बड़ा है। तो मैंने उनसे जब गले में वो कई बार जो ना पोते भी भूल जाते हैं क्योंकि उनको जब दिखाई नहीं देंगे तो पोते भी दूर दूर भागते हैं। तो जब उनको दिखाई नहीं देंगे तो उनको क्या एहसास हो गया हमारे दादा हैं। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम तो देखो सिंपल और एक मीडियम फैमिली से हम जो है बिलोंग करते हैं। अच्छा, लोग आपकी लाइफ इतनी बिजी रहती है, वो मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है। अभी पॉडकास्ट के लिए विधायक साहब को हमने जब इनवाइट किया तो यकीन मानो हम इनके पीछे कितने प्रोग्राम्स में गए। अभी सीएम साहब फरीदाबाद आए, तब उनके साथ हमारी टीम उनके साथ थी। और एक वीडियो भी अभी आप देखना कि विधायक साहब कुछ दूर तक पैदल भी चल कर आए पॉडकास्ट के लिए। वो कुछ दूर तक आप पैदल भी चले, हमारे पास मैसेज आया विधायक साहब पैदल आ रहे हैं, फिर आप गाड़ी में बैठे कुछ दूर तक पैदल भी चले। तो वाकई लाइफ बहुत बिजी होती है। लेकिन आम लोगों के मन में जो धारणा है, शायद विधायक बनने से पहले आपके मन में भी रही हो या ना रही हो, लोग सोचते हैं कि जो विधायक की जिंदगी होती है, मंत्री की जिंदगी होती है, वो बहुत आरामदायक होती है, बहुत लग्जरी रहती है, टाइम पे सामने खाना पीना आ जाता है। हमारे मंत्री जी कहते हैं, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, ये मेरा विधायक नहीं है, ये सेवक है, सेवादार है, मतलब नेता नहीं है। हाँ। नेता जो होते हैं ना वो अलग है। हाँ। क्योंकि नेता हो तो उसमें तो अलग ही तड़ी होती है। हाँ। मुझे तो जैसा मिल जाता है वैसे पैर के चल देता हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज तो दिखावटीपन तो है नहीं कुछ भी। और पब्लिक के बीच में रहना है और उनकी सेवा करनी है, उनके काम करने हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं मेरे क्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 साल से पिछड़ा हुआ है वो सारे एरिया के अंदर संपन्नता आनी चाहिए, और लोग बाग यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं उनको रुकना चाहिए। जब ही रुकेंगे जब उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो पानी की दिक्कत नहीं आने दूंगा, सीवरेज जो भर जाती थी, सीवरेज की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म है, रोड बनवा रहे हैं। कितना एरिया ऐसा मेरा अभी तो सबसे बड़ी बात है, हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके अंदर एक बहुत मतलब एक काबिलियत है। मैं तो उनको, मेरे नेता वही हैं, मेरे गुरु वही हैं, मेरे पिता तुल्य वही हैं। हमारे जितने भी गांवों के सरपंच थे, इनकी पावर 1-1, 2-2 लाख की थी, उनको 20-20 लाख की पावर दिलवा दी। पार्षदों की कोई मतलब वो नहीं थी। हमारे जैसे हमारे पहले पार्षद थे तो हम तो मंत्री जी से जब भी जाते थे मंत्री जी पैसे देते थे। पहली बार उन्होंने 1-1 करोड़ की इनकी पावर करवा दी है। ये थोड़ी बात नहीं है। मेयर की कोई पावर इतनी ज्यादा भी नहीं थी, 12 करोड़ की पावर मेयर की करवा दी है। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, अभी जो इलेक्शन हुए नगर निगम में, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए भी इलेक्शन हुआ, उसकी बड़ी चर्चा हुई कि कुछ पार्षद वहां पहुंचे ही नहीं, कुछ विधायक अपने पार्षद वहां लेकर ही नहीं गए। वो क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पार्षद भी उस चर्चा में शामिल रहे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में एक है और वो एक उस पर काम कर रही है। उनका एक ही विजन है, मोदी जी का 2047 का जो विजन है उसको कामयाब करना। हम सब एक होकर चल रहे हैं। पीछे डिले कर दिया, इलेक्शन था, डिले हो गया। वो पूरे हरियाणा में ज्यादातर एरिया में हुआ है। हमारे यहाँ भी जल्दी डेट आएगी, उसमें ऐसा नहीं है। डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सब बनेंगे। आपके पार्षद वहाँ पहुंचे थे? हमारे पार्षद पहुंचे थे मीटिंग में। कौन नहीं पहुंचा फिर? अब ये तो जो ना मैं कह नहीं सकता। हम तो जो ना बता दें, उस टाइम कमिश्नर साहब भी नहीं पहुंचे और मेयर साहिबा भी नहीं पहुंची उसमें मीटिंग में। हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी सुबह आए थे और शाम को 5 बजे तक बैठे हैं। उस टाइम 38 पार्षद वहां थे।
क्या वजह रही कि कुछ पार्षद नहीं पहुंचे, कमिश्नर साहब नहीं पहुंचे, इसके पीछे क्या वजह है? देखो कुछ पता नहीं, मुझे तो टेक्निकल को बात होगी, मुझे तो ज्यादा मैं इन चीजों में जाता नहीं हूँ अंदर। जो चीज है वो सामने ही है, और बाकी हमारे यहाँ कोई किसी चीज की पॉलिटिक्स नहीं है, सब एक है। और हमारे नेता सबके, हमारे फरीदाबाद के अंदर हमारे नेता चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, चौधरी जो ना, उसके बाद हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी हैं, और आदरणीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं। सबसे बड़े हमारे जो ना नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सब एक होकर काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अच्छा, आपके साथ जो सनातनी विधायक वाला जो टैग लगा है, इसे आप बरकरार रखोगे? खुश हो, या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में चले जाए? नहीं, कुछ लोगों की वोट कट जाए? नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं है। सनातनी क्या है? सनातनी, हमारा देश ही सनातनी है, शुरू से सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। अगर सनातन सारे, आप भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी हूँ, मैं लगा रहा हूँ, आप लगा नहीं रहे, इतना ही तो फर्क है। लेकिन है तो सनातनी, सभी सनातनी है, सबसे पुराना धर्म यही है, और पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म यही है। विधायक साहब, आपको मैंने कहा कि सनातनी विधायक, आपको गर्व हुआ कि मैं सनातनी हूँ। आपने मुझे कहा कि आप भी सनातनी हो, मुझे भी गर्व है कि मैं सनातनी हूँ। तो फिर हम एक धर्म के लिए विशेष वर्ग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसा आपने कहा? वो भी असल में तो वो भी सनातनी है। कौन, मतलब हम उनको, आप उनको नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे, विशेष धर्म क्यों? देखो, सारे इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बोली जाती, और नहीं बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने उसमें करते हैं। जैसे मैं अपने सनातन के लिए कर रहे हैं, वो भी अपने लिए कर रहे हैं। वो भी सनातनी है, वो पुराने सनातनी है, सभी पुराने तो बाद में कन्वर्ट हुए। आपका ये बयान कंट्रोवर्शियल हो सकता है। नहीं, सब हमारे पुराने आदमी है, सब एक परिवार है। और मोदी जी ये कहते हैं 144 करोड़ का हमारा एक परिवार है, तो हम तो परिवार मान के चल रहे हैं हमेशा ही। हम विरोध थोड़ी करते हैं उनका, किसी का नहीं करते हैं। लेकिन वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपको वोट नहीं दे रहे, आप कह रहे हो। भाई वोट वाली बात अलग है, अपनी इच्छा है मन की, किसी को कौन वोट देता कौन नहीं देता, वो तो उनकी इच्छा, हर आदमी की इच्छा है। आपकी भी इच्छा है, आप मुझे वोट दो या ना दो, मेरी भी, अगर आप इलेक्शन लड़ोगे, मेरी इच्छा, मैं आपको वोट दूं ना दूं, वो अलग बात है। आप लड़वाओगे तो मैं लड़ लूंगी इलेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। ये तो अपनी इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप, मैं कहीं भी ऐसा वो नहीं करता, वो सब हमारे अपने हैं। अच्छा, आप अभी भी खेलते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल? पीछे अभी टाइम नहीं मिल पाता? नहीं, अभी 2 साल से मैं पीछे, उससे पहले वॉलीबॉल यहाँ डेली 1 घंटा खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे पार्क के अंदर। और मैंने RW के, जब मैं प्रधान बना था शुरू में, उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, अब मेरी हैबिट ऐसी थी, मैं कुछ ना कुछ करता था। मैंने अपने 3 नंबर सी ब्लॉक का पार्क, उसके अंदर काम करना चालू करा, और आज वो पार्क ये मतलब पूरे फरीदाबाद के अंदर टॉप पार्कों में गिना जाता है। अब उसकी बाउंड्री का काम चल रहा है, बाउंड्री होती है, वहाँ हमारे यहाँ सबसे टॉप का पार्क जो है ना वो रहेगा। आप उसमें खेलेंगे फिर? उसके अंदर भी जो है ना, खेलना नहीं है उसमें, खेल सिर्फ एक तरफ बना रखा वॉलीबॉल का और बैडमिंटन का। उसका कहने का मतलब ये है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, शुरुआत करते हैं झाड़ू लगाने की, मैं अपनी पूरी टीम के साथ 20-25 आदमियों के साथ, जिसमें उद्योगपति भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं, अपना स्टूडेंट भी थे, और भी हैं, नौकरी करने वाले भी थे। इतवार को टाइम मिलता था, 1 घंटा हम पार्क की सफाई में लगाते थे। कहने का तात्पर्य ये है भाई, हम मोदी जी के आह्वान पर अपने पूरे क्षेत्र के अंदर खुद सफाई करते थे, तो मुझे कोई शर्म नहीं थी। ऐसे ही हम जो है ना, लोगों को भी यही कहते हैं भाई, अपना जब कूड़ा, घर का कूड़ा जो निकलता है, उस पर रोड पे ना फेंके और उसको डस्टबिन में डालें। यार, हमारे नगर निगम की गाड़ियां चल रही हैं, जब वो डस्टबिन में डालने के बाद उसमें डालें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 20-25-50 रुपए बचाने के चक्कर में थैली में बांधते हैं, और जब साइकिल पे चले, स्कूटर चले, दूसरी गलियों में फेंक आते हैं। उसमें फिर वो नेताओं को गाली देते हैं, और वही लोग गाली देते हैं जो फेंकते हैं। मैं तो उनसे निवेदन यही करूंगा भाई, जैसे मोदी जी आह्वान चला रहे पूरे देश के अंदर स्वच्छता के प्रति, या महिलाओं के प्रति, या स्टूडेंट के प्रति, जब मन की बात में देख रहे, हर बार एक नया टॉपिक आता है, और देश को विकसित बनाने में ये चीजें बहुत काम आएंगी। पहले हमें खुद सुधरना, फिर आगे दूसरों को सुधारना। लेकिन लोग कई बार नहीं सुधरते हैं, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली शुरुआत तो खुद से ही करनी है जो हमें। अच्छा, आप बास्केटबॉल में चैंपियन रहे नेशनल, कौन से ईयर में ये? सन 1988 में मैं बिहार गया था, गुमला। आपने बताया। हाँ, तो उस टाइम अंडर 16। नेशनल कब खेले आप? अंडर 16 88 में। 88 में खेले। हाँ।
फेवरेट प्लेयर कौन है आपके? कुछ अभी कुछ याद है ऐसा फेवरेट प्लेयर बास्केटबॉल में, या अभी नहीं देखते हो? मेरा जो है ना संजय मलिक था, अपना साथी लड़का, वो बहुत बढ़िया प्लेयर, हम भी उसके आगे कुछ नहीं। उसने बहुत राई में सीख के आया था, हम तो यहीं सीखे थे, वो राई में सीख के आया था। उसके बाद वो तो कई बार गया था। देखो ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, तो अपने जो नीचे आएंगे मैं तो मेरे तो फेवरेट वही है। और जैसे एथलीट में था, मेरा फेवरेट मेरा भाई था जो एक्सपायर हो गया। बिल्कुल, आपने उनके नाम पर कई सारी चीजें भी किया, टूर्नामेंट भी करवाते हैं उनकी याद में। और राजनीति में मेरे साथ, मैं औरों की तो है, उसमें मेरा फेवरेट मेरा भाई है और हमेशा वही रहेंगे। भाई मेरा भाई ये गुरु अच्छा तो गुरु भाई सबसे अच्छा दोस्त रहता है। भाई जैसा कोई नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ भगवान मेरे जैसे भाई सबको दे, मेरे जैसा परिवार। मेरे बच्चे हैं दोनों पूरे आज कंधे से कंधा मिला के चलते, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। चाचा ने कह दिया वैसे ही चलेंगे, मैंने कह दिया वैसे ही चलते हैं। वो भी शादीशुदा दोनों। तो हमारे परिवार में बहुत ऐसे और बहुत इकट्ठे चलते हैं। तो मैं कह सबको, जैसे मेरे गुरु हैं, गुरु कृष्णपाल गुर्जर जी, राजनीतिक गुरु, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। अच्छा, राजनीति में किसी नेता से 36 का आंकड़ा है सतीश फागना जी? मेरा 36 का आंकड़ा किसी से भी नहीं है, सच्चाई तो ये है। नीरज शर्मा से कैसे ताल्लुक है? नीरज शर्मा जी मुझे जब मिलते हैं तो मैं कहता हूँ, मैंने भाई सेवा बता। हाँ, अच्छा, सदमे से बाहर आ जाओ। अच्छा, सदमे में है वो अभी। मेरा भाई है वो। हाँ, कोई ऐसी बात थोड़ी है, अलग थोड़ी है। पर वो सदमे से बाहर आना जरूरी होता है। हाँ, तो आप लेकर आ रहे हो ना सदमे से? उनके एरिया देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा भेदभाव होता तो मैं वहाँ, जैसे लोग वो करते थे ऐसे, अगर उनको किसी ने वोट नहीं दी वहाँ काम नहीं करवाते थे। मैंने सबसे पहले उनके 45 फुट का पानी खत्म करा। 5 साल उनका पानी खत्म नहीं हुआ कभी भी। मैंने आते ही सबसे पहले वहां पर सफाई करवाई है, और वहां सीवर लाइन बदलवाई है। 8 इंची की लाइन थी, अब 18 करवा दी। अब उनके रोड का उद्घाटन है जल्दी। वहां पर हम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से उद्घाटन करवाएंगे। विपक्ष में आपका सबसे पक्का दोस्त कौन है? विपक्ष में आपकी पार्टी में तो बहुत है। विपक्ष में मेरा दोस्त जो है, मेरे साथ मतलब 2-3 ऐसे थे जिन पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता था, और आज भी करता हूं। लेकिन जब मेरा वक्त आया तो वो साथ खड़े नहीं मिले। कौन? मेरा पुराना साथी है मुकेश डागर, जो कांग्रेस में, वो कांग्रेस से बड़ा मुकेश डागर कहते हैं उसको, छोटा वाला मेरे साथ है। उसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि वो मेरे से खिलाफ चला जाएगा। लेकिन इलेक्शन से तो थोड़े दिन पहले आके वो पाला बदल गया। उसे लग रही है भाई कांग्रेस आ रही है। मेरा दोस्त मेरे साथ, पुराने मेरे साथ काम किया उन लोगों ने, तो तमाम हमने, लेकिन वो दुश्मन नहीं है मेरा। अभी भी दोस्ती मानते हैं? अब भी दोस्त है मेरा वो, बेशक साथ ना दिया हो। हाँ, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कब मूड बदल जाए। मेरी सोच यही रहती है हमेशा, भाई एक ने कहा भाई आप उसका काम कर रहे हो और वो आपके साथ नहीं था, मेरी सोच ये रहती है उसकी गलती नहीं है, ये मेरे से कोई गलती मतलब हुई होगी या कमी रही होगी जो वो मेरे साथ ना लगा। मेरी सोच ये, मैं ये नहीं कहता वो दूसरे की मैं गलती बताता नहीं कभी भी। मेरी गलती है वो जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं लगा, कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर रही होगी। अभी आप सभी घूमने के लिए गए थे, कृष्णपाल गुर्जर जी भी, आप भी, धनेश अदलखा भी, मूलचंद शर्मा जी, कहाँ गए थे आप? तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं हम हर साल जा रहे हैं। मैं पिछली बार 2 साल से जा रहा हूँ उनके साथ। अब बड़ा अच्छा लगता है, वो हर साल जाते हैं और तकरीबन इसी महीने में ही जैसे गए थे पीछे, तो इसी में जाते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें की हमने, राजनीति को लेकर, आपको लेकर, आपके बास्केटबॉल को लेकर, और कुछ आपको लगता है कुछ रह गया हो जो आप बताना चाहे? मेरा पूरा परिवार स्पोर्ट्स में है। मेरे फादर हॉकी प्लेयर रहे थे, मैं बास्केटबॉल का प्लेयर रहा, नेशनल रहा। मेरे से छोटा एशियाड प्लेयर रहा रविंदर फागना, जो एक्सपायर हो गए। उससे छोटा कविंदर जो है क्रिकेट में स्टेट खेल के आया था। उससे छोटा धर्मेंद्र है, रणजी प्लेयर है वो।
मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं पूरे यानी परिवार कि और खून में खेल है। रणजी प्लेयर है और उसने स्टेडियम खोला हुआ है, पाली के अंदर खोला हुआ है अपना, जो है वहाँ ग्राउंड बनाया हुआ है और प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर अपना ग्राउंड बनाए हुए हैं उसने, और वहाँ सेवा कर रहा हो, सेवा भावना से ही वो काम कर रहा हो। और वहाँ से बच्चे बहुत, हर बार जब भी आगे टूर्नामेंट होते हैं वहां से बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे हर बार जा रहे हैं। और दूसरा, उसके बाद मेरा बेटा वो रणजी प्लेयर है, तो पूरा परिवार। बड़ा बेटा वो भी क्रिकेट खेलता है, वो भी स्टेट प्लेयर रहा। और कविंदर का बेटा जो है वो डॉक्टर है अभी, और डॉक्टरी कर लिया, अभी शादी भी हुई है पीछे उसकी, MBBS कर लिया उसने। वो स्विमर है, वो भी मतलब ये लगा लो नेशनल प्लेयर है। और 2 बिटियां हमारी, वो दोनों बैडमिंटन खेलती हैं। मेरा पोता हो गया बड़ा वो भी बैडमिंटन खेलता है। राजनीतिक परिवार तो मैं सोच रही थी, लेकिन जब आपकी बातें सुन रही हूँ ऐसा लग रहा है खिलाड़ी परिवार है। पूरा परिवार खेल में है, स्पोर्ट्स में सारे हर लाइन में। आप सब कहीं घूमने जाते हैं तो कौन सा खेल खेलते हैं? कहीं घूमने का मौका जितना, हम तो अपना जैसा ना गांव के देवताओं पे चले जाए, गांव के अंदर चले जाते हैं, या कहीं जाते हैं जैसे खोली चले जाते हैं मिलकपुर। और अब जैसे खाटू श्याम बाबा का है, अपना वृंदावन है, दर्शन के लिए, ऐसे दर्शन के लिए। ये हमारे घूमने के स्थल है, सच्चाई यही है। अगर पूरा परिवार कहीं घूमने जाए तो क्या खेलोगे? कुछ नहीं खेलते, वहाँ खेलना क्या, दर्शन करने जाते हैं फिर वापस आ अगर जाते मौका हैं। मिले कहीं जाने का, पूरा परिवार तो खिलाड़ी है, सब अलग अलग गेम्स में बैडमिंटन वगैरह की जगह मिलती है, वहाँ बैडमिंटन वगैरह ले जाते हैं बच्चे, तो बैडमिंटन वगैरह का। बाकी तो अभी तक तो कहीं ऐसी जगह गई नहीं है खैर। हाँ। लेकिन कहते हैं बच्चे, लेकिन किसी को ज्यादा ना शौक नहीं, सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाने का शौक है, और कहीं इतना शौक नहीं है। बातचीत के लिए, तो मेरे साथ बातचीत के लिए पॉडकास्ट में कई सारे मुद्दों पर जहां हमने चर्चा की, सतीश फागना जी रहे, NIT से विधायक, और फागना साहब ने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, बताया, अपना अनुभव बताया, साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से पहली बार विधायक बने और पहली बार जीत गए, चाहे इसे लक कहे या मेहनत कहे। खट्टे मीठे सवालों के साथ ये पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं, और अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पॉडकास्ट विद दीपा राणा के इस एपिसोड में, जहां मेरे साथ सतीश फागना जी बात कर रहे थे, आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और अगली बार हम जब पॉडकास्ट में दोबारा फिर फागना साहब के साथ मिले तो आपके क्या सवाल हैं। और ये सवाल पूर्व विधायक नीरज शर्मा जी भी हमें बता सकते हैं कि अगर आपका भी कोई सवाल है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कोई सवाल है तो जरूर बताइएगा, तो वो सवाल भी हम आपके पास जरूर लेकर। देखो मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, नगेंद्र मेरा भाई है, मेरा परिवार। जब मैंने कह दिया भाई जितनी जनसंख्या में तो वो भी आते हैं, तो मेरे परिवार के मेंबर ही तो हैं। मैं अपने मेंबरों से यही निवेदन करूंगा, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ सहयोग करें और क्षेत्र के विकास में अपना जो ना भागीदारी निभाएं। आपका पॉडकास्ट कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना? तो अगली बार भी रेडी हैं आप? मैं तैयार रहूंगा जी। तो अगली बार के लिए भी तैयार है? अगली बार के लिए सवाल अभी भेज दीजिए, ताकि अगली बार जब पॉडकास्ट में फागना साहब आए तो वो सवाल भी हम आपके इनसे पूछे और आप इनका जवाब आप तक पहुंचाए। अगले पॉडकास्ट में आप हमारे साथ किसे देखना चाहते हैं, अगला गेस्ट, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी आप जरूर बताइएगा। और तमाम इसी तरीके से कुछ हटके सवाल, खट्टे मीठे जवाब और पॉडकास्ट विद दीपा राणा को अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू। नमस्कार।